चलें जी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे वेरी ईज़ी एरिया हम उसको डिस्कस करते हैं और ये वो बातें हैं जो आप वो बचपन में वो जब आप छोटे बच्चे थे, नए-नए सीए में आए थे और एफएआर पढ़ के समझते थे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं। उस ज़माने में आपने आईएएस 16 नामी एक छोटा-सा चैप्टर पढ़ा था, जिसमें आपने देखा था कि उसकी इनिशियल मेजरमेंट जो है वो होती है। उसके बाद आपने देखा था कि सब्सीक्वेंट मेजरमेंट जो होती है, सब्सीक्वेंट मेजर में आपके पास कॉस्ट मॉडल होता है और आपके पास रीवैल्यूएशन मॉडल होता है। वो जो आईएस 16 में आप पढ़ के आए थे वो तो एक एसेट के लिए था, तो सर वो आईएस 16 के टैंजिबल एसेट्स थे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आईएएस 38 पढ़ रहे हैं। आईएएस 38 जो है वो हमारे इंटैंजिबल्स एसेट। अब एक चीज़ तो बड़ी क्लियर, बड़ी वाज़िया तौर पे बात की है कि हमने देखा था कि जो हमारे इंटैंजिबल्स हैं, एज़ पर आईएएस 38, इसको हम जो इनिशियली मेजर करेंगे, इनकी जो इनिशियल मेजरमेंट होगी वो तो होगी ऑन कॉस्ट। ये हम बड़ी बड़ी तफसीलन डिस्कस करके आए हैं। इसकी हमने थोड़ी सी एक्सेप्शंस भी देखी थी। हमने इसकी क्या देखी थी, एक्सेप्शंस, वो जिसमें हम फेयर वैल्यू पे बिजनेस कम्बिनेशन में लेके चल रहे थे। तो इनिशियल मेजरमेंट तो हमेशा कॉस्ट पे होगी। फिर इनिशियल मेजरमेंट के बाद हम किसके ऊपर चलेंगे, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। एक एसेट ले लिया, एक इंटैंजिबल जो है वो डेवलप कर लिया, एक सॉफ्टवेयर जो है हम लेके बैठे हुए हैं। अब सवाल ये है, उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो मुस्तकबिल में चेंज हो सकती हैं, वैल्यू में कमी ज़्यादा सब कुछ जो है वो हो सकता है। सो हमने डिस्कस करना है कि अब सब्सीक्वेंटली बाद में हमने किस तरह से इनको लेकर चलना है, सब्सीक्वेंटली हम किस तरह से मेजर करेंगे, ये चीज़ जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को हमने क्या करना है, यहाँ पर अंडरस्टैंड जो है वो करना है। तो अब हम देख रहे हैं मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। कि इनिशियल मेजरमेंट तो हमारी हो गई। अब इनिशियल मेजर कर लिया, हमें लग गया पता कि दिस इज़ आवर इंटैंजिबल, इसको हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, इसको हम डील कर रहे हैं। अब बाद में हमने किस मॉडल पे लेके चलना है और डेप्रिशिएट कैसे करना है, अमोर्टाइज़ करना है, पॉलिसीज़ क्या होगी डेप्रिसिएशन की, पॉलिसीज़ क्या होंगी अमोर्टाइज़ेशन की। ये सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना है, अब यहाँ पर देखना है। तो सब्सीक्वेंट मेजरमेंट या अभी सब्सीक्वेंट सॉरी सब्सीक्वेंट का मैं वर्ड गलत बोल रहा हूँ। दैट इज़ मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, कि जब हमने उसको इनिशियली रिकॉर्ड कर लिया, कैपिटलाइज़ कर लिया, तो कैपिटलाइज़ करने के बाद हमने किस मेथड से उसको ऑप्ट करना है, कैसे उसको लेके चलेंगे, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस आउट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो इस्टेब्लिश करनी है कि एंटिटी कॉस्ट मॉडल पे लेके चलेगी या रीवैल्यूएशन मॉडल पे लेके चलेगी। आपने किस पे मेजर करना है, आपने कॉस्ट मॉडल के ऊपर मेजर करना है या आपने जो आपका रीवैल्यूएशन मॉडल है उसके ऊपर मेजर करना है, ये आपने डिसाइड करना है। बिकॉज अगर हम बात करें कॉस्ट मॉडल की, तो कॉस्ट मॉडल में हमारे पास आ जाएगी जो इनिशियल कॉस्ट हम रिकॉर्ड करते थे वो हम ले जाएँगे, इसमें से हम लेस करवाएँगे, जो उसकी इम्पेयरमेंट होगी, वो लेस करवाएँगे, उसके बाद जो इसकी अमोर्टाइज़ेशन होगी, वो लेस करवाएँगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। कंपेयरिंग दिस विद रीवैल्यूएशन मॉडल, विद रीवैल्यूएशन मॉडल, तो उसमें कॉस्ट नहीं आएगी बल्कि उसमें हम लेंगे चलेंगे उसको रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर। हमारे पास रीवैल्यूड अमाउंट आ जाएगी, इसमें से हम लेस करवाएँगे इम्पेयरमेंट उस एसेट्स की अगर हुई है, अगर उनकी कोई अमोर्टाइज़ेशन अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैरिंग वैल्यू जो है वो आ रही होगी। तो ये हमने डिसाइड करना है कि हम इस तरह लेके चल रहे हैं या हम इस तरह से लेकर चल रहे हैं, मॉडल कौन-सा होगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ईदर कॉस्ट मॉडल या हमारे पास होगा रीवैल्यूएशन मॉडल जिसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे। अब जब हम रीवैल्यूएशन मॉडल की बात करते हैं, तो हम ऐसे ही मुँह उठा के जो है वो रीवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं जा सकते। बिकॉज़ रीवैल्यूएशन मॉडल की बात करें, तो रीवैल्यूएशन मॉडल का मतलब है कि हमें चाहिए फेयर वैल्यू।
हमें चाहिए फेयर वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है उसको हमने देखना है। तो उसके लिए अगर हम रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ेंगी, आइडेंटिफ़ाई करनी पड़ेंगी। उसकी बेसिस के ऊपर ही हम क्या करेंगे, हम जो है वो रीवैल्यूएशन मॉडल जो है वो ऑप्ट कर सकेंगे। अब वो क्या है? रिमेंबर, अगर आपने फैसला किया कि आप अंडर IAS 38 रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना चाहते हैं, तो फेयर वैल्यू हम मेजर करेंगे। फेयर वैल्यू का मतलब है मार्केट वैल्यू, और जहाँ पे मार्केट वैल्यू का वर्ड आएगा तो उसका मतलब क्या है कि उसकी एक्टिव मार्केट होनी चाहिए। अगर उस इंटैंजिबल की एक्टिव मार्केट है, फिर ही आप उसको फेयर वैल्यू पे लेके चल सकते हैं। अगर उसकी एक्टिव मार्केट नहीं है, फिर आप कभी भी रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर नहीं लेके चल सकते। ये सबसे बड़ा चीज़ है जो आपने याद रखनी है। एक्टिव मार्केट का मतलब क्या है? वो मार्केट जिसमें आप ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं, एक्टिवली उनको सेल परचेज़ कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने आज अपनी कोई लायबिलिटी सेट ऑफ करनी है, तो आप वो एसेट देके सेट ऑफ करवा सकते हैं। अगर आपने आज कोई अपना एसेट्स जो है खरीदना है, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। तो आप फ्रीक्वेंटली खरीदो-फरोख्त कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रांज़ैक्शंस जो है वो आपका बड़ा सब्सिक्वेंट है। और ऑनगोइंग बेसिंग है और चीज़ें हो रही हैं, इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव मार्केट जो है वो कह रहे होंगे। ये चीज़ आप देखेंगे कि रिवैल्यूएशन तब ही होगी जब उसकी एक्टिव मार्केट जो है वो एग्ज़िस्ट कर रही होगी। फिर अगर आपने रीवैल्यू किया, तो रिमेंबर, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इफ़ एन इंटैंजिबल एसेट in a class of revalue asset cannot be revalued because there is no active market for this asset, then the asset shall be carried at cost model। आप ये पढ़ के आए थे IAS 16 में, जब हम किसी भी एसेट को हम रीवैल्यू करते हैं तो हम हमेशा क्लास ऑफ एसेट्स को लेके चलते हैं। अब आपने फैसला किया कि आप जो है वो इनटैंजिबल्स को क्या करेंगे, कि आप सारे के सारे इंटैंजिबल्स को रीबिल्ड अमाउंट पे लेके चलेंगे। अब आपके पास 5 किस्म के हैं। आपके पास ब्रांड्स हैं एक्वायर्ड किए हुए, आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, आपके पास पेटेंट्स हैं, आपके पास लाइसेंस हैं। अब 2 की तो मार्केट वैल्यू है, एक्टिव मार्केट है, बाकियों की नहीं है। तो जिनकी एक्टिव मार्केट नहीं है, देन यू हैव टू कैरी देम बाय कॉस्ट। आप उनको कॉस्ट के ऊपर क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। ठीक है? फिर रिमेंबर, वो तमाम इंटैंजिबल एसेट्स जिनको आप रिवैल्यू कर रहे हैं, तो उनको आपने उसी में लेके चलना है। ये नहीं है कि आप अगर रिवैल्यू कर रहे हैं, तो अगली दफ़ा आप कॉस्ट मॉडल ले जाएँ, फिर वैल्यू आपने सिलेक्शन ऑफ पॉलिसीज़ जो हैं वो कंसिस्टेंट ही रखनी है। फिर जो रिवैल्यूएशन है दैट शैल बी मेड विद रेगुलैरिटी। वो ना हो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप वैक्सीन्स डेवलप कर रहे थे, आपका कोविड आ गया, आपने कहा जी रीवैल्यू करो, कीमतें बढ़ गई। अब कोविड चला गया, आपको जब रीवैल्यू नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। ये फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लो कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल के बाद आप क्या करोगे, आप उसको रिवैल्यू कर रहे होगे। तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मतलब एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद आप क्या कर रहे हैं, आप उसको रिवैल्यू जो है वो कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो क्या करने हैं, आपने कंसीडर करने हैं व्हाइल सिलेक्टिंग फॉर द रीवैल्यूएशन मॉडल। इज़ इट क्लियर? हाँ भाई, ये क्लियर है? एवरीवन, दिस इज़ क्लियर और नॉट? जैसे एग्जांपल है कि एक कंपनी है, उसके पास पोर्टफोलियो है ब्रॉडकास्ट लाइसेंस का, और इसकी एक्टिव मार्केट भी है इस फ्रीक्वेंसी की। तो अब कंपनी जो है वो ऑप्ट कर सकती है बिटवीन द रिवैल्यूएशन एंड कॉस्ट मॉडल। अगर फॉर एग्जांपल उसने लाइसेंस लिया हुआ है कॉस्ट पे, तो कॉस्ट ऑफ लाइसेंस उसमें से इम्पेयरमेंट अमोर्टाइजेशन लेस करवाएगी, कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। अगर वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाती है, तो फिर क्या होगा, फेयर वैल्यू
लेस अमोर्टाइजेशन, लेस इम्पेयरमेंट। तो फेयर वैल्यू उसमें से इम्पोर्टेंट है लेस की, हमारे पास क्या आ गया, कैरिंग अमाउंट आ गया। एक चीज़ याद रखनी है कि अगर कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल है, इट मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली इन ऑल क्लास अनलेस नो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट फॉर देम। ये की पॉइंट आपने याद रखना है। हम आई 16 पढ़ के आए हैं, आई सेक्शन हमें यही कहता था सब पे अप्लाई करो। हमने अगर फैसला किया कि इंटैंजिबल्स हमारे रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाएंगे तो वो हमेशा रिवैल्यूएशन मॉडल पे ही जाएंगे। लेकिन अगर जिस इंटैंजिबल की एक्टिव मार्केट नहीं है, उसको फिर हम कॉस्ट मॉडल के ऊपर मजबूरी में क्या करेंगे, लेकर जा रहे होंगे। डन। उसके बाद देखते हैं, अगर हमने रीवैल्यूएशन मॉडल में मेजर करना हो, बिकॉज कॉस्ट मॉडल तो हमारे लिए बड़ा आसान है। अभी हम अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन देखते हैं, बट सबसे आसान जो है ना हमारे लिए, वो किसकी कैलकुलेशन है, वो कॉस्ट मॉडल की कैलकुलेशन है। अच्छा, अगर हम रीवैल्यूएशन मॉडल में जाते हैं तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि रीवैल्यूएशन मॉडल डज नॉट अलाउ, हम इंटैंजिबल्स की बात कर रहे हैं, किन इंटैंजिबल्स को हम रीवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं लेके चल सकते। कहते हैं जी, रीवैल्यूएशन ऑफ इंटैंजिबल एसेट्स दैट हैव नॉट प्रीवियसली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट, कि जो आप प्रीवियसली जिनको आपने एसेट के तौर के ऊपर रिकॉर्ड नहीं किया था, आप उनको अभी भी अपनी रीवैल्यूएटेड अमाउंट पे नहीं लेके जा सकते। फॉर एग्जांपल इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है, मस्ट हेड है, कस्टमर लिस्ट है, आपने इनको एसेट नहीं माना। अब आप इनको एसेट जब माना ही नहीं है, तो आप इनको रीवैल्यूएशन मॉडल के तहत नहीं लेके सकते। ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है कि इनिशियल रिकग्निशन जो है, वो कभी भी अदर देन कॉस्ट नहीं होती। अच्छा, इनिशियल रिकग्निशन कॉस्ट पे होती है। एक और चीज़, वो तमाम इंटैंजिबल्स जिनकी इनिशियल रिकग्निशन जो है वो आपने कॉस्ट पे नहीं की, वो आपने किसी और पे की है, फॉर एग्जांपल फेयर वैल्यू के ऊपर या नॉमिनल अमाउंट के ऊपर, उसके ऊपर भी आप ये अप्लाई नहीं करेंगे। तो किन के ऊपर अप्लाई होगा, रिवैल्यूएशन मॉडल सिर्फ उन एसेट्स पे अप्लाई होगा जो इनिशियली रिकॉर्ड हुए हैं कॉस्ट के ऊपर, इनिशियली रिकॉर्ड हुए हैं कॉस्ट के ऊपर। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, फिर हमने अभी इंटरनली जनरेटेड इंटैंजिबल्स के बारे में बात की थी। कहता है कि अगर कोई एक ऐसा इंटैंजिबल है जो रिकॉग्नाइज्ड हुआ है बाद में, या उसका कुछ पार्ट जो है वो हमने एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज किया है, कुछ हमने एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं किया, जब उसको हम रीवैल्यू करेंगे तो हम पूरे के पूरे एसेट को ही क्या कर रहे होंगे, रीवैल्यू कर रहे होंगे। जैसे अभी हमने देखा था, हम एक इंटैंजिबल एसेट डेवलप कर रहे हैं, उसका कुछ खर्चा रिसर्च फेज़ में आएगा, कुछ खर्चा जो है वो डेवलपमेंट फेज़ में आएगा। हम डेवलपमेंट फेज़ को ही क्या करते हैं, कैपिटलाइज़ करते हैं। लेकिन कल को जाके रीवैल्यू करते हैं और तो वो रीवैल्यू फिर उस पूरे की ही की जाएगी, ना कि सिर्फ़ हम डेवलपमेंट को ही कंपेयर कर रहे होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल जो है नीचे डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो ये पूरे एसेट के ऊपर रीवैल्यूड अमाउंट अप्लाई होगी। वो नहीं कि जी आप कह जी क्योंकि हमारे डेवलपमेंट का खर्चा 60% है तो हम 60% लेंगे, ऐसा नहीं करना। ये पूरे एसेट के ऊपर आप एज़ अ होल क्या करेंगे, अप्लाई कर रहे होंगे। उसके पास अगर अगर आपने कोई इंटैंजिबल एसेट लिया है गवर्नमेंट ग्रांट से, और आप उसको अगर नॉमिनल अमाउंट पे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसको रीवैल्यू कर सकते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था एक्वायर्ड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट से मिला था, तो हमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया। अगर हमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया तो रीवैल्यूएशन तो होगी, वो एज़ पर IAS 23 था। सेकंड हमने पढ़ा था कि अगर हमने इंटैंजिबल मिला और हमने इंटैंजिबल नॉमिनल अमाउंट पे ₹10 ₹100 का रिकॉर्ड किया, उसको भी हम क्या करेंगे, हम उसको रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर कैरी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि अ कंपनी डेवलप सॉफ्टवेयर, द टोटल सॉफ्टवेयर द टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट जो है 12 मिलियन की है ये। क्राइटेरिया वर मेट आफ्टर इनकरिंग 8 मिलियन, टोटल कितने का बना, 12 का। क्राइटेरिया कब हुआ था, 8 मिलियन के ऊपर। तो इसका मतलब 4 मिलियन की रिसर्च फेस है। रिसर्च फेस तो होगी हमारी एक्सपेंस आउट, इसको तो हमने कभी भी अपना इंटैंजिबल एसेट जो है वो कंसिडर नहीं किया। उसके बाद है जी नेक्स्ट, जो 8 मिलियन का खर्चा हुआ है, क्योंकि वो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया जो है वो क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो इसको हमने क्या कर लिया, एसेट मान लिया। लेटर जो है हमने उसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिन की, वो 10,50,000 और 10.5 मिलियन होगी। तो हम भी 10.5 मिलियन पूरे एसेट पर लगाएंगे, ना कि सिर्फ इस 8 मिलियन से। तो ये पूरे के ऊपर ही हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अप्लाई कर रहे हैं।
फिर बात करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट की। जैसे कंपनी ने गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की है टू एक्वायर रेडियो फ्रिक्वेंसी लाइसेंस, और कंपनी ने उसको नॉमिनल अमाउंट के ऊपर लिखा है। यहाँ पे 10 लाख है, फॉर एग्जांपल 1 लाख का लिखा हुआ है। अब कंपनी बाद में इसको अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे लेके जाना चाहती है, तो लेके जा सकती है। नॉमिनल अमाउंट पे थे, आप उसको ले जाएँगे मार्केट वैल्यू पे, फिर वो मार्केट वैल्यू लेस अमोर्टाइज़ेशन, लेस डेप्रिसिएशन जो है, वो लेकर चल रहे होंगे। तो ये भी अलाउ है और ये भी हमें अलाउ है। तो ये अभी हमने पढ़ा था ना एक असूल, कि वो तमाम एसेट जो कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं है, वो रीवैल्यू नहीं हो सकते, ये उसकी एक्सेप्शन है। कि ये एक एसेट था जो हमने नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड किया था, कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं किया था, बट स्टिल इसे हम क्या कर रहे हैं, रीवैल्यू कर रहे होते हैं। याद रखिएगा की पॉइंट्स इस सारे डिस्कशन के। इंटरनली जनरेटेड एसेट्स, जिनको हम एसेट्स नहीं मानते, उनको हम रीवैल्यू नहीं करेंगे, और जिनको हमने अदर देन कॉस्ट रिकॉर्ड किया, उनको भी हम रीवैल्यू नहीं कर रहे होंगे। ये दो बातें जो हैं वो आपने याद रखनी है। उसके बाद छोटी सी डिस्कशन, एक्टिव मार्केट वैल्यूएशन। भी हमने पढ़ा था एक्टिव मार्केट होगी तो हम यही लेके चलेंगे, अगर एक्टिव मार्केट नहीं होगी फिर हम रीवैल्यू नहीं करेंगे। अब इंटैंजिबल्स की प्रॉब्लम भी यही है, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ नॉट कॉमन कि इंटैंजिबल्स की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करे। एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है उन चीज़ों की जो बड़े इजीली ट्रेड हो रहे हैं, बिक रहे हैं, उनकी होती है। तो कुछ ऐसे इंटैंजिबल्स जो हैं वो एक्टिवली ट्रेड हो रहे हैं, एक्टिवली सेल हो रहे हैं, जैसे लाइसेंसेस हो गए, प्रोडक्शन कोटा हो गया, ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस हो गए, टीवी लाइसेंस हो गए। ये एक्टिव इनकी मार्केट एग्जिस्ट करती है, लेकिन पेटेंट्स हो गए, सेल नहीं होते। वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर्स, इनकी एक्टिव मार्केट नहीं होती। इनकी एक्टिव मार्केट नहीं होगी, वो हमेशा कॉस्ट पे रहेंगे। जैसे एक्टिव मार्केट किन-किन की एग्ज़िस्ट नहीं करती, ब्रांड्स की एग्ज़िस्ट नहीं करती, न्यूज़पेपर, मैस्टहेड की एग्ज़िस्ट नहीं करती, ये फ़िल्म्स के जो राइट्स हो गए, जो म्यूज़िक हो गया, इनकी जो एक्टिव मार्केट है वो एग्ज़िस्ट नहीं करती। पेटेंट्स हो गए हमारे पास जो पेटेंट्स हो गए, उनकी भी एक्टिव मार्केट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। ट्रेड मार्क्स हो गए, इनकी एक्टिव मार्केट से एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। फॉर एग्जांपल, ये स्पॉटिफाई के ऊपर जो सिंगर्स अपना गाना बेच रहे हैं, इनके पास म्यूजिक राइट्स हैं, लेकिन इनकी एक्टिव मार्केट्स नहीं है, तो इनको आप रीवैल्यू नहीं कर सकते, बिकॉज एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वही बात कि फेयर वैल्यू तब होगी, रिविशन मॉडल में तब जाएँगे जब एक्टिव मार्केट होगी। जब एक्टिव मार्केट नहीं होगी, तो आपकी कैरिंग अमाउंट हमेशा कॉस्ट के ऊपर ही क्या करेगी, चल रही हो। तो यही बात याद रखना कि इफ़ द फेयर वैल्यू ऑफ रीवैल्यूड एसेट कैन नॉट बी लॉन्गर मेजर्ड, कि आपके पास पहले एक एसेट था, आपके पास पहले एक इंटैंजिबल एसेट था, उसको आपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, तो वो कॉस्ट पे आपने ठीक कर लिया। बाद में उसकी एक्टिव मार्केट थी, आप उसको रीवैल्यूड अमाउंट पे ले गए, तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन अब दोबारा जब उसकी रीवैल्यूएशन पे गए, तो अब उसकी एक्टिव मार्केट एग्ज़िस्ट नहीं करती। तो फिर उसकी इस रीवैल्यूड अमाउंट की बेसिस के ऊपर जो कैरिंग वैल्यू होगी, हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर ही इसको कैरी कर रहे होंगे। मतलब वही जो उसकी रीवैल्यूड अमाउंट होगी, हम वो लिखेंगे, इसमें से जो उसकी अमोर्टाइज़ेशन है, वो लेस करेंगे, इम्पेयरमेंट जो है वो लेस करेंगे और हम लेके चल देंगे। तो जब तक एक्टिव मार्केट एग्ज़िस्ट करेगी, तब तक रीवैल्यूएशन जो है वो हो रही होगी, और जब तक हमारी एक्टिव मार्केट एग्ज़िस्ट करना बंद हो जाएगी, हमारी रीवैल्यूएशन भी जो है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, भी क्लियर है? एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है,
आपने याद रखनी है, आपने याद रखनी है, वो बड़ा फैक्ट है कि एब्सेंस ऑफ एक्टिव मार्केट, ये बाद में, ये जो बाद वाली है कि भाई पहले एक्टिव मार्केट थी, अब एक्टिव मार्केट नहीं है। पहले वो चीज़ मार्केटेबल थी, बिक रही थी, लोग खरीद रहे थे, फ्लॉक थे, मार्केट थी। अब उसकी एक्टिव मार्केट नहीं है। एब्सेंस ऑफ एक्टिव मार्केट इज़ ए इंडिकेटर फॉर इम्पेयरमेंट, कि अगर किसी इंटैंजिबल की एक्टिव मार्केट ख़त्म हो गई है, अगर किसी इंटैंजिबल की एक्टिव मार्केट नहीं है, पहले थी, पहले एग्ज़िस्ट कर रही थी, पहले थी, पहले एग्ज़िस्ट कर रही थी, लेकिन अब उसकी एक्टिव मार्केट नहीं है, एग्ज़िस्ट नहीं कर रही, तो इट मीन्स कि भाई अब उसकी वैल्यू इन यूज़ कम हो गई, क्योंकि मार्केट नहीं है, वैल्यू इन यूज़ नहीं है, हम उसको कल को फिर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल करेंगे, तो मसला पड़ गया। इफ़ दैट इज़ द पर्टिकुलर केस, इफ़ दैट इज़ द पर्टिकुलर केस, फिर हम क्या करेंगे, हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के ऊपर जाएँगे, हम उस इंटैंजिबल की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि इस एक्टिव मार्केट की कमी की वजह से कहीं उसकी इम्पेयरमेंट तो चार्ज नहीं हो रही, तो ये इम्पेयरमेंट जो है वो हमने देखनी है। हमने ये इम्पेयरमेंट जो है वो देखनी है, ठीक है? फिर इफ़ द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कैन बी मेजर्ड बाय रेफरेंस टू एन एक्टिव मार्केट एट अ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट डेट, तो रीवैल्यूएशन मॉडल उसी डेट के ऊपर अप्लाई होगा। मतलब जिस दिन आप उसकी एक्टिव मार्केट है, आप एक्टिव मार्केट की बेसिस के ऊपर आप उसकी वैल्यू डिटरमिन कर रहे हैं, तो उसी दिन से आप उसे क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन जो है वो कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ईयर 1 था, आपके पास लाइसेंस था, लाइसेंस की एक्टिव वैल्यू मार्केट वैल्यू है थी, आपने उसको रीवैल्यू कर लिया 15 मिलियन। ईयर 2 के ऊपर उसकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो आप उसको किस पे लेके, कैरिंग अमाउंट के ऊपर, जो ऑन द बेसिस ऑफ रिवैल्यूएशन अमाउंट थी। ईयर 3 में उसकी दोबारा एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट कर गई, तो दोबारा क्या करेंगे, आप उसको एक्टिव मार्केट के ऊपर लेके चल रहे हों। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है कि एक्टिव मार्केट का मौजूद होना इज़ लाजमी फॉर रिवैल्यूएशन। हमने रेगुलरली इंश्योर करना है कि एक्टिव मार्केट है तो हम रीवैल्यू करेंगे तो फिर वैल्यू पे लेके चलेंगे। अगर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करेगी, सीज़ कर देगी, तो हम कैरिंग वैल्यू पे ले जाएँगे। जब हम कैरिंग वैल्यू पे लेके जाएँगे तो सीज़ करने का मतलब, एक्टिव मार्केट के एब्सेंट होने का मतलब यही है कि हम इसका भी इम्पेयरमेंट टेस्ट भी परफॉर्म करेंगे, और दोबारा अगर एक्टिव मार्केट कभी ज़िंदगी में उसके वापस आ गए तो उसको दोबारा हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर रिपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये इसका याद रखना है ओवरऑल फ्लो, कि इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, उसके बाद कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल है, उसको आपने डिसाइड करना है। अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट लेस अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है तो मार्केट वैल्यू, लेकिन मार्केट वैल्यू के लिए एक्टिव मार्केट का होना लाजमी है, ठीक है? और आपने रीवैल्यू रेगुलरली करना है, आपने देखना है कि भाई हर साल या रेगुलर इंटरवल के बाद रीवैल्यू करना है। अगर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उस साल रीवैल्यू नहीं कर पाएंगे, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे, और दोबारा अगर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करेगी तो हम उसको फिर क्या करेंगे, हम उसको एक्टिव मार्केट के एग्जिस्ट करने की वजह से हम उसको रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर वापस ले जाएंगे। तो ये फ्लो चार्ट से क्लियर है आपको? अब यहाँ पे ना हमने देखना है कि अगर हम इसको रीवैल्यूएशन पे लेके जाते हैं, अगर हम रीवैल्यूएशन के ऊपर लेके जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ये वही एंट्रीज़ हैं जो आप इन IAS 16 पढ़ के आते हैं। नंबर 1, सबसे पहले क्या होगी? रिमूवल ऑफ एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइज़ेशन, इम्पेयरमेंट लिख रहा हूँ, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइज़ेशन। एंट्री आप क्या पास करेंगे? आप एंट्री पास करेंगे
एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन जो है उसकी, वो आप कर लेंगे डेबिट, और जो भी आपका इंटैंजिबल एसेट होगा वो आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पहले तो आपकी ये एंट्री पास होगी, ये रिमूव करेंगे। ये रिमूव करने की वजह से आपका एसेट जो है वो किसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, कैरिंग वैल्यू पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसकी कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करेंगे उसके एसेट की री वैल्यूड अमाउंट से। आप किससे कंपेयर करेंगे, आप उसको री वैल्यूड अमाउंट से जो है वो कंपेयर कर रहे। जब आप उसे कंपेयर करेंगे तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर वैल्यू बढ़ गई है, अगर वैल्यू बढ़ रही है तो आप अपने इंटैंजिबल एसेट को डेबिट कर देंगे, और आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जिसको रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर वैल्यू कम हो रही है, अगर वैल्यू कम हो रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर पहले से सरप्लस मौजूद था ये डेबिट हो जाएगा। IAS 38 जो है डेबिट होगा। सर ये वही है एंट्रीज जो आप IAS 16 से पढ़ते आ रहे हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारा वही है जो हमने सीखा हुआ है, उसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली वगैरह नहीं है, उसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली वगैरह नहीं है। अगर हम इसको समराइज़ करें तो क्या है, जब हम रीवैल्यूएशन पे जाएंगे, जब हम रीवैल्यूएशन पे जाएंगे तो हमने ये करनी है, प्रोपोर्शनेट रीस्टेटमेंट करनी है कि हम कैरिंग अमाउंट लेके आएंगे, उसमें से एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट अमोर्टाइजेशन लेस करवाएंगे, फिर एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट अमोर्टाइजेशन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। उसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट की ग्रॉस कैरिंग अमाउंट 10 मिलियन है, उसकी एक्यूमुलेटेड एम्पावरमेंट जो है अमोर्टाइजेशन जो है 4 मिलियन है। मेरे मुंह पे चढ़ ही गया इस वक्त, इम्पेयरमेंट अमोर्टाइजेशन अमोर्टाइजेशन अमोर्टाइजेशन। तो आपके पास आ जाएगी कैरिंग अमाउंट बिफोर रिवैल्यूएशन। आपने देखा क्या रिवैल्यूएशन आई है 8 मिलियन, आपने क्या की 2 मिलियन गिरा दी। तो अब आप क्या करेंगे, आप उसके सबसे पहले प्रोपोर्शनेट रीस्टेटमेंट करेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आप क्या करेंगे, आप इसको लेके चले होंगे। यहाँ पे अगर आपका गेन आया तो आप कह देंगे जी आपकी नई कैरिंग वैल्यू जो है कितनी की, 8 मिलियन की है, 2 मिलियन का होगा आपका गेन कंसिडर हो रहा होगा। इसको भी हम सवाल से एग्जांपल करते हैं, देखते हैं। उसके बाद ये वही डिस्पोजल है जब अकाउंटिंग में पढ़ के आए हैं। आप कल को इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो उसकी जो सरप्लस की मूवमेंट है वो क्या करेंगे, वो आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे। आप क्या करेंगे, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अगर वैल्यू में कमी आएगी तो उसका OCI डेबिट हो जाएगा और रिटेन्ड अर्निंग जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। और अगर उसकी क्या कहते हैं डिस्पोज ऑफ कर देंगे, तो डिस्पोज ऑफ करने के बाद भी क्या होगा कि हमारा जो OCI है डेबिट हो जाएगा और हमारी सरप्लस पे मूवमेंट हो जाएगी। तो ये आप याद है अकाउंटिंग में एंट्री पढ़ के आ चुके हूँ मैं ये वाली, रियलाइजेशन ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो किसी को याद हो, इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम करते थे रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट करते थे, और रिटेन्ड अर्निंग जो है वो हमारी क्या होती थी, क्रेडिट हो रही होती थी। इस तरह ही क्या करेंगे, आप उसको लेकर चल रहे होंगे। ये होगी ऑन डिस्पोजल। ये कब होगी, ये होगी ऑन डिस्पोजल। और थर्ड जो आपने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ था, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, याद है आप लोगों को। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, हर साल के एंड पे क्या करते थे आप, अब अपना रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट करते थे और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट करते थे। याद है अकाउंटिंग में, जाहिर सी बात है याद होगी। अब जाहिर सी बात है कि आपके पास एक इंटैंजिबल एसेट था IAS 38 के मुताबिक, उसको आपने 10 लाख का रिकॉर्ड किया हुआ था, उसकी 10 साल लाइफ थी, उसकी डेप्रिसिएशन जो आनी थी वो 1 लाख आनी थी। अब आप उसको रीवैल्यू करके ले गए हैं 12 लाख के ऊपर, तो अब उसकी अमोर्टाइजेशन कितनी आएगी, ज़रा बताइएगा। 12 लाख को 9 पर डिवाइड किया, क्या जवाब आएगा।
ये आ जाएगा जी 133 333। तो कितना इंक्रीमेंटल आया? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आई है आपके पास 33,333 से। अब इसकी एंट्री करेंगे हर साल एंड के ऊपर के रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग जो है वो क्या होगी, क्रेडिट हो रही। मेरे ख्याल से ये सबसे आसान है एंड ये सारा कुछ वही है। रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग एंट्रीज सारी की सारी वही हैं जो आप लोग IAS 16 में पढ़ के आए हैं। तो ये सेम था, देयर वॉज नथिंग न्यू। तो मेरे ख्याल से आई कैन एज्यूम डैट कि रिवैल्यूएशन में कोई किसी बच्चे को मसला नहीं होगा। इसकी अकाउंटिंग एंट्री में कि कब उसको हमने OCI में लेके जाना है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस। कब हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस एट ऑल। ठीक है जी। हाँ भी क्लियर है ये भी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो हम डिस्कस करते हैं, जो सबसे ज़्यादा अहम है, जो हमारे लिए अब अहम है, वो है लाइफ। लाइफ ऑफ इंटैंजिबल्स क्या होनी चाहिए, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। बिकॉज़ लाइफ का कंसेप्ट यहाँ पे जब हम देखेंगे यूज़फुल लाइफ का, इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट एज़ कंपेयर टू टैंजिबल एसेट्स जो हम पढ़ के आए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं, कभी आपने लाइसेंस रिन्यूअल का बात सुना होगा? कि अगर आपको एक लाइसेंस जो है 5 साल के लिए दिया जाए, तो आपको कहते हैं कि जी 5 साल के बाद पैसे पे करें, रीन्यू करवा लें, रीन्यू करवा के अगले 10 साल इस्तेमाल कर लें। लाइफ़ क्या होगी? 5 साल या अगले 10 साल? क्या लाइफ़ होगी? सोचें। फिर कुछ ऐसे एसेट्स हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कितने अरसा, एक सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, एक पेटेंट लिया हुआ है, पता ही नहीं है कितना चलेगा। तो लाइफ़ लाइफ़ इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल एंड लाइफ़ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर इंटैंजिबल्स। सुपर इम्पोर्टेंट है। अब जब भी हम असेसमेंट की बात करेंगे कि लाइफ इसमें क्या है, क्या नहीं है, तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, या तो लाइफ हमारी फाइनाइट होगी या हमारे पास क्या होगी, इनडेफिनिट हो। फाइनाइट का मतलब है कि मुझे पता है कि मैंने 5 साल इस्तेमाल करने हैं, मुझे पता है कि मैंने 10 साल इस्तेमाल करने हैं, मुझे टाइम पीरियड का पता है, मुझे टाइम पीरियड का पता है 5 साल, 10 साल कितने लेंथ है इस्तेमाल करने की। या मुझे पता है कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे या कितनी सेविंग्स होंगी, कितना बेनिफिट होगा उसका मुझे पता है। 5 साल, 10 साल कितना कमाऊँगा, ये फ़ाइनाइट है। सेकंड है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब है मालूम नहीं है। द वर्ड इज़ नॉट इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब है कि भाई लामहदूद है, ख़त्म ही नहीं होगी। उसके बाद इनडेफिनिट का मतलब है हमें नहीं पता कि हम इसको कितने साल इस्तेमाल करेंगे। हम उसको 5 साल इस्तेमाल करते हैं, हम उसको 2 साल इस्तेमाल करते हैं या हमारी 3 साल में बस हो जाती है। वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट इट। हमें नहीं पता कि हम उसे कितना इस्तेमाल कर रहे हैं।
क्या वो 5 साल इस्तेमाल होगी? क्या वो 6 साल इस्तेमाल होगी? क्या वो 10 साल इस्तेमाल होगी? वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट थिंग। तो ये है हमारे लिए इंडेफिनिट कि हमें पता नहीं है कि हमारे पास पीरियड क्या है। तो अगर हमारे पास लाइफ फाइनाइट है, पता है महदूद है 5 साल, 10 साल या इतने यूनिट्स बना रहे हैं, फिर तो मसला ही कोई नहीं ना। फिर तो हमारे लिए कोई किसी किस्म का मसला, कोई किसी किस्म का इश्यू है ही नहीं। जो लाइफ होगी उस पर डिवाइड किया हमारे पास अमोर्टाइज़ेशन जो है वो आ जाएगी। अगर हमारी लाइफ जो है वो इनडेफिनिट है, पता ही नहीं है, फिर क्या करेंगे उसको अब हम यहाँ पे देखते हैं। जब हमने अकाउंटिंग करनी है, जब हमने इसकी अमोर्टाइज़ेशन कैलकुलेट करनी है, तो जितनी फाइनाइट यूज़फुल लाइफ होगी, हम क्या करेंगे उसके ऊपर 5 साल है तो 5 साल, 10 साल है तो 10 साल उस पे। सबसे अहम क्या है कि अगर कोई ऐसा इंटैंजिबल जिसकी लाइफ का हमें पता ही नहीं है, सर उसकी अमोर्टाइज़ेशन नहीं होगी, उसकी इम्पेयरमेंट चार्ज होगी, सिंपल सी बात। लाइफ का पता है, इम्पेयरमेंट, लाइफ का नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, अमोर्टाइज़ेशन जो है वो इसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हों। फिर जो तमाम इंटैंजिबल्स जिसकी लाइफ इनडेफिनिट है, हम उनको हर साल के एंड पे उनका रिव्यू करेंगे और उनकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग जो है वो करते रहेंगे, बिकॉज़ वो चल रही है, चलते रह रहे हैं, चलते रह रहे हैं, चलते रह रहे हैं। और अगर मुस्तकबिल में, ये आपके लिए पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ याद रखिएगा, सीआर के एग्ज़ामिनर कमेंट्स में ना, एग्ज़ामिनर हमेशा कहता है कि आप सिर्फ़ पास्ट पेपर पे रिलाय करते हैं। बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पास्ट पेपर में टेस्टेड नहीं है, एंड दिस पॉइंट इज़ वन ऑफ दोज़ कि अगर आपके इंटैंजिबल्स की लाइफ़ जो है वो पहले इनफ़िनिट थी, अब फ़ाइनाइट हो गई है। तो ये फिर अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज है, तो आप इसको एस्टीमेट के चेंज के मुताबिक लेके चलेंगे। क्योंकि ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसका फिर प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट लेके चलेंगे। सेम जैसे डेप्रिसिएशन मेथड चेंज होता था, उस दिन की कैरिंग वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे। तो आप क्या करेंगे, अगर उसकी लाइफ आपके पास इनडेफिनिट से फिनिट हो गई है, तो रिमेनिंग इकोनॉमिकल यूज़फुल लाइफ पे क्या करेंगे, आप उसको अमोर्टाइज़ कर रहे होंगे। एक चीज़ याद रखनी है कि ये इंडिकेटर भी है। अगर लाइफ इनडेफिनिट से फाइनाइट पे आ गई है, तो ये इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट भी है। आप इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग भी लाज़मी करें। क्लियर है ये? उसके बाद है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि लाइफ जो है वो इसकी इनडेफिनिट है? तो लाइफ इनडेफिनिट तब होगी, हम तमाम रेलेवेंट फैक्टर्स का एनालिसिस कर रहे हैं और हमें लग रहा है पता कि इसकी कोई फोर्सिएबल लिमिट नहीं है, यूज़ की लिमिट नहीं है। हमें नहीं पता कि कितने अरसा चलाएँगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको इंडेफ़िनिट, फॉर एग्ज़ाम्पल लीगल राइट्स मिल गए हैं, परमानेंट है। मार्केट पोज़ीशन हमें ये बता रही है कि इसके हम ही मालिक हैं, जितना मर्ज़ी ओन करो। इकोनॉमिक फैक्टर्स फ़ेवरेबल हैं, टेक्नोलॉजी चेंजेस इसमें आने नहीं है, कंपटीशन इसमें है नहीं और रीन्यूएबल या कंट्रोल आपका इसमें पड़ा ही हुआ है। तो आप कहेंगे ठीक है इस्तेमाल करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन डेवलप करने के राइट्स हैं आपके पास, मिल गया। लीगल राइट्स हैं, इस्तेमाल कर रहे हो। मार्केट में सिर्फ़ आप इसके सप्लायर हो। इकोनॉमिक फैक्टर्स ये हैं कि जो मैं आप वैक्सीन बना रहे हैं, वो बिकनी ही बिकनी है। टेक्नोलॉजिकल चेंज वैक्सीन के डेवलपमेंट में कोई आना नहीं है। कंपटीशन कोई है नहीं, कोई अल्टरनेटिव जो बंदा वैक्सीन बना रहा हो। और राइट्स या रिन्यूअल ऑप्शन है, वो है कि आप करवा लेंगे। इस इफ़ दैट आर द सिनेरियोज़, इसका मतलब आपकी लाइफ़ इनडेफिनिट है। आप उसको इनडेफिनिटली ही ट्रीट करेंगे और आप उसकी हर साल क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट जो है वो चार्ज कर रहे हों। ठीक है? उसके बाद है कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड या रीन्यूएबल ऑप्शंस। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई इंटैंजिबल खरीदा है एज़ बाय द कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स के तौर के ऊपर या लीगल राइट्स के तौर के ऊपर, तो उसकी लाइफ जो है वो क्या होगी, वो डिपेंड करेगी यूज़ और लीगल, विच एवर इज़ लोअर उसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एसेट है, उसकी यूज़फुल लाइफ जो है वो 10 इयर्स है।
वो यूज़फुल लाइफ क्या है उसकी 10 ईयर्स है। लेकिन आपके पास लीगल राइट्स उसको यूज़ करने का 7 साल है, तो आप उसको 7 साल पे क्या करेंगे, आप उसको अमोर्टाइज़ कर रहे होंगे। तो ये शॉर्टर के ऊपर है। ये डिपेंड कर रहा है कि जो उस पे शॉर्टर ड्यूरेशन होगा, उसके ऊपर हम लेके चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसको रीन्यू करवा सकते हैं, आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं और ये आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस मौजूद है कि भाई कोई सिग्निफिकेंट कॉस्ट भी नहीं लगनी, छोटी-सी अमाउंट पे करेंगे 1000 10,000 और हम इसको 5 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंड करवा लेंगे, फिर 10 साल 5 जमा 5 आप इसको टोटल फिर 10 साल पे क्या करेंगे, आप लेकर चल रहे होंगे। तो अगर रिन्यूअल कॉस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, थोड़ी-सी है, अगर मतलब आप करवा लेंगे तो टोटल लाइफ पे अमोर्टाइज़ कर लेना। अगर रिन्यूअल कॉस्ट बहुत सिग्निफिकेंट है, फिर जो शॉर्टर लाइफ है एक्चुअल और वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ है जो लोअर होगी उस पे क्या करेंगे, आप इसको लेकर चल रहे होंगे। जैसे कंपनी के पास सॉफ्टवेयर लाइसेंस है 3 साल के लिए और वो 2 साल के लिए रिन्यू हो सकता है। तो अगर ये आपके पास तमाम एविडेंस मौजूद है कि आप इसको रिन्यू करवाएँगे, रिन्यूअल कॉस्ट भी थोड़ी-सी है, आप 5 साल लिख लें। अगर रिन्यूअल का कोई मूड एविडेंस मौजूद नहीं है और इसकी रिन्यूअल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, फिर आप किसके ऊपर लेके चलेंगे? 3 साल पे लेके चलेंगे। ये फैक्टर इम्पोर्टेंट है, ये सवाल के अंदर हमें बताएगा। ही विल क्लियरली टेल अस कि भाई ये क्या है और किस तरह से है, तो इसके लिए हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गॉट इट? तो याद रखिएगा असेसमेंट लाइफ के ऊपर क्या है और फाइनाइट इनफाइनाइट फाइनाइट पे अमोर्टाइज इनडेफिनेट पे इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स और सारा कुछ जो है हम देख रहे होंगे। आगे चलते हैं। अब हमारे पास मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन ये वही सेम है जो हम पढ़ के आ चुके हुए हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमारे लिए पता लग गया लाइफ का, लाइफ पता लग गया तो ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो लाइफ है, फाइनाइट है, इनडेफिनाइट इनडेफिनाइट है, इंडेफिनिट है। तो सिर्फ क्या होगी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, इस पे क्या होगी अमोर्टाइजेशन। और अमोर्टाइजेशन जो है हम किस लाइफ पे करेंगे, एक्चुअल और कॉन्ट्रैक्चुअल, जो इसमें से शॉर्टर होगी उस पे करेंगे। और अगर हमारी कोई भी ऐसी लाइफ है जिस पे रीन्यूअल हम करवा सकते हैं और रीन्यूअल हमारे लिए उसके एविडेंस मौजूद हैं, इनसिग्निफिकेंट है, फिर हम उसको क्या करेंगे, हम टोटल पे, अदरवाइज़ किसके ऊपर लेके चलेंगे, हम शॉर्ट के ऊपर लेके चल रहे। डन। अब मेथड्स ऑफ इम्पेयरमेंट अमोर्टाइजेशन जो है वो आपके लिए आसान है। आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा, आपके पास यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड होगा। तो वो आपको पता है उनके फार्मूला क्या है, स्ट्रेट लाइन के अमोर्टाइजेशन के क्या है। जो आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड होगा उसका फार्मूला क्या होगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। जो आपका WDV होगा उसमें होगा कैरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। और जो आपका प्रोडक्शन मेथड होगा या यूजेज मेथड होगा या एफिशिएंसी मेथड होगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स या हॉर्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। इन 3 पे क्या करेंगे, आप ये सारी अपनी कैलकुलेशंस जो है वो कर रहे हैं। गॉट इट? तो सेम मेथड, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस थिंग, बस हम ये रिकॉल ही कर रहे हैं 16।
हम कब से अमोर्टाइज़ेशन लेके चलेंगे, कब तक लेके चलेंगे? तो जब से डेप्रिसिएशन का पड़ा था ना कि हम एसेट को कब से डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, सेम वही बात है। रिमेंबर हम अमोर्टाइज़ेशन तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारा एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ है, ठीक है? मतलब वो उस ऑपरेशंस में आ गया है, तब तक करेंगे। और कब तक करेंगे? जब तक हम उसको इस्तेमाल करना बंद नहीं करते, मतलब हेल्ड फॉर डिस्पोज़ या डिस्पोज़ ऑफ नहीं कर दिया, तब तक हम उसको करेंगे। मेथड जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। मेथड जो है वो हम क्या लेके चलेंगे और जो हमारी अमोर्टाइज़ेशन आएगी, उसकी एंट्री क्या होगी? अमोर्टाइज़ेशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइज़ेशन जो है, वो हम क्या कर रहे होंगे? क्रेडिट कर रहे होंगे। रिटर्न कब इस्तेमाल करेंगे? जब बेनिफिट हमारे कांस्टेंट हैं। डिमिनिशिंग जब बेनिफिट्स हमारे इनिशियली हायर हैं, लेटर बेनिफिट्स कम होंगे। और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन जो एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर चल रही हैं। अच्छा, ये सारी डिस्कशन जो भी हमने की हैं, ये बेसिकली पीआरसी वाली हैं। ये मेथड्स जो हैं, ये मेथड वही हैं जो आप पीआरसी में पढ़ के आए हैं। इसमें मैं आपको इतनी यहाँ पे डिस्कशन डिटेल नहीं करूँगा। उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू, ये क्या होगी? ये आपने ज़रा यहाँ पे याद रखनी है कि व्हाट इज़ रेजिडुअल वैल्यू? रेजिडुअल वैल्यू हम निकालेंगे उन इंटेंजिबल्स की जिसकी लाइफ क्या होगी? फिनाइट होगी। अब कहता है कि रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट विद अ फाइनाइट यूजफुल लाइफ शैल बी अज्यूम्ड टू ज़ीरो। हम इसमें क्या अज्यूम करेंगे? ज़ीरो अज्यूम करेंगे अनलेस, तब हम वैल्यू अज्यूम करेंगे रेजिडुअल जब देयर इज़ अ कमिटमेंट बाय अ थर्ड पार्टी टू परचेज द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। एक कमिटमेंट है थर्ड पार्टी से कि वो इस एसेट को एट द एंड क्या कर लेगा? खरीद लेगा, बाय कर लेगा, बाय कर लेगा। उसके ऊपर हम रिकॉर्ड करेंगे। या आपके पास एक्टिव मार्केट उस इंटैंजिबल की एग्जिस्ट कर रही है। आपके पास उस इंटैंजिबल की एक्टिव मार्केट जो है एग्जिस्ट कर रही है। तो आपको पता है अगर उस इंटैंजिबल एसेट की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट कर रही है तो ठीक है, लाइफ पूरी होगी, हम उसको बेच देंगे। अगर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट कर रही है, आप फिर मार्केट से जाके क्या कर सकते हैं? पता करवा सकते हैं। पता करवाने के बाद आप उसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। और और ये आपको प्रोबेबल भी है कि एट द एंड ऑफ लाइफ आप उसको स्क्रैप आउट कर देंगे, आप उससे पैसे ले लेंगे, फिर आप लिखेंगे। तो नॉर्मली रूल क्या है? नॉर्मली ये ज़ीरो है। ज़ीरो कब नहीं है स्क्रैप वैल्यू? जब कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट मौजूद है, लाइफ खत्म होगी, अगला बंदा ले लेगा। या उसकी एक्टिव मार्केट मौजूद है और एक्टिव मार्केट की वजह से आपको लग रहा है पता कि आप पैसे जो हैं वो क्या करवा लेंगे? रिकवर करवा लेंगे। और आप उस मार्केट फोर्सेस से ये एज्यूम करवा सकते हैं कि ये इतने पैसे इसके मिल जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे, फिर ही आप रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं कर रहे हों। एग्जाम्पल है, एक कंपनी ने सॉफ्टवेयर लाइसेंस परचेज किया 1 जुलाई को 12 मिलियन का, लाइफ 5 साल है, तो स्क्रैप वैल्यू क्या होगी? नील होगी। तो डिवाइड किया, हर साल जो है वो क्या आ जाएगी? इसकी अमोर्टाइजेशन जो है आप कैलकुलेट कर रहे हैं। कितनी बनेगी? 24 लाख हर साल बन। डन। उसके बाद है डिस्पोजल्स या रिटायरमेंट, कि आपने इंटैंजिबल को क्या किया है? आपने इंटैंजिबल को बेच दिया है। क्या कर दिया है? आपने अपने इंटैंजिबल को बेच दिया है, सेल कर दिया है। तो रिमेंबर, जब आप अपने इंटैंजिबल्स को बेचेंगे तो उसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं। क्या आप उसको सेल करके बेच सकते हैं? मतलब जो रेगुलर सेल है वो हम कर सकते हैं, या हम जो है उसको लीज़ करवा सकते हैं। हम क्या करवा सकते हैं? उस इंटैंजिबल एसेट को हम लीज़्ड आउट कर सकते हैं, या हम उसको डोनेट भी कर सकते हैं। तो डिस्पोजल बाय सेल, बाय लीज़, फाइनेंस लीज़ या बाय डोनेशन हो सकता है। और जो डिस्पोजल होगा, जो इसकी रिसीट्स होंगी, वो हम एज़ पर आईएफआरएस 15 जो है वो क्या करेंगे? लेकर चल रहे हों। तो हम कब किसी भी इंटैंजिबल को डी-रिकॉग्नाइज़ करेंगे? डिस्पोज़ल के ऊपर, जब हमने बेच दिया, या जब उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें नहीं मिल रहे, हम तब क्या करेंगे?
उसको डी-रिकॉग्नाइज़ करेंगे। तो जो कंसिडरेशन रिसीव होगी उसमें से कैरिंग वैल्यू कंपेयर करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा गेन या लॉस। गेन जो होगा वो अदर इनकम में हम शो कर देंगे और लॉस जो है वो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स हमारा शो होगा। तो ये सेम वही चीज़ डिस्पोजल की एंट्री है जो हम यहाँ पे पास कर रहे आप एफएआर में आईएस 16 में पढ़ के आए होते हैं। उसके बाद है अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट हो रही है या पार्ट ऑफ एसेट डिस्पोज़ ऑफ हो रहा है, तो जो पार्ट रिप्लेस होगा, जो पार्ट डिस्पोज़ होगा, आप उसका ही डिस्पोज़ल जो है वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। जो पार्ट रिप्लेस होगा उसको डी-रिकॉग्नाइज़ किया, उसका आपने गेन या लॉस जो है वो निकालना है। और जो रिकॉग्नाइज़ करेंगे वो उसको आप एज़ अ रिप्लेसमेंट के तौर पे क्या करेंगे, लेके चल रहे होंगे। प्रैक्टिकली इंटैंजिबल्स के लिए इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू डिटरमिन द कैरिंग अमाउंट ऑफ अ रिप्लेस पार्ट। ठीक है? तो इसमें फिर जो हमारी कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट है, वही हम क्या होती है अज़्यूम करते हैं, बिकॉज़ अगर आपके इंटैंजिबल इंटरनली जनरेटेड हैं या आपके इंटैंजिबल एक्वायर्ड हैं, तो फिर हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट का फैक्टर ही ले लेते हैं। हम उसकी जो रिप्लेसमेंट क्या कहते हैं कैरिंग अमाउंट है, वो नहीं कैलकुलेट कर पाते। हम क्या एक पूरा इंटैंजिबल है, एक पूरा सॉफ्टवेयर है, एक पूरा सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो उस सॉफ्टवेयर में से जो मैंने उसका लाइसेंस लिया हुआ अगर मैं वो बेचना चाहूँगा तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो उस सिर्फ़ लाइसेंस की मैं कैरिंग वैल्यू निकालूँ। तो उसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी ना, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कि अगर मैं आज लाइसेंस लेना चाहूँ, तब्दील करवाना चाहूँ कितने का होगा, जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी उसी को हम क्या करेंगे कैरिंग अमाउंट अज़्यूम करके उसके ऊपर लेके चल रहे होंगे। हम एग्ज़ाम्पल से देखते हैं, कहता है जी सेल ऑफ इंटैंजिबल कैरिंग वैल्यू है ट्रेडमार्क की आपके पास 8 मिलियन की, आपने 10.5 का बेचा। कितना गेन आया 2.5 का, आप किस में ले जाएँगे अपने प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट में। फिर आपने एक इंटैंजिबल एसेट सॉफ्टवेयर डोनेट कर दिया किसी ईदी वालों को, एम्बुलेंस के उनको सॉफ्टवेयर चाहिए, एम्बुलेंस की रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए आपके पास पड़ा था, आपने उनको फ्री में डोनेट कर दिया। कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं है, तो क्या हुआ आपके पास लॉस, इसमें जाएगा आपका प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट। डोनेशन है एक्सपेंस आप इसको शो कर देंगे। अगर आपने रिप्लेसमेंट की है, आप एक सॉफ्टवेयर का एक मॉड्यूल बेच रहे हैं और कैरिंग अमाउंट है ओल्ड मॉड्यूल की 2 मिलियन, कॉस्ट ऑफ न्यू मॉड्यूल जो है 25 लाख है, तो 2 का जाएगा, 25 का क्या करेंगे आप उसको नए वाले को लिख रहे होंगे। अगर एक ओल्ड मॉड्यूल की कैरिंग अमाउंट ना गिवन होती तो उसकी जो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, मैं उसी को क्या कर रहा होता, अज़्यूम कर रहा होता। ठीक है? तो ये चीज़ आपने फिर याद रखनी है कि उसका ओवरऑल पैटर्न क्या है, किस तरह से हम उसको लेके चलेंगे। ये डेप्रिसिएशन वाला एरिया है और डेप्रिसिएशन वाला एरिया जो है वो क्वाइट सिंपल है। इसमें मेरे ख़्याल से आपको कोई किसी किस्म का इश्यू जो है वो नहीं होना चाहिए। कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो इसमें नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ क्वाइट ईज़ी फॉर एवरीवन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन और डिस्पोज़ल ये वो था सेम एज़ IAS 16। कोई चीज़ नई नहीं थी एक्सेप्ट 1 और 2 एक्सेप्ट 1 और 2 थिंग्स। गॉट इट? अब इसका एक सवाल करवाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, कहते हैं जी इन द लाइट ऑफ IFRS explain how each of the above transaction should be accounted for in the financial statement of Raisin Limited for the year ended 31 दिसंबर 2015। आपने बताना है, इसका सवाल है। Raisin International is planning to expand its line of products. The related information for the year ended 31 दिसंबर 2015 is as follow. Research and development of a new product commenced on 1 जनवरी 2015। या आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है 1 जनवरी 2015 को। ऑन 1 अक्टूबर 2015 द प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिसोर्स वर कंप्लीटेड एंड अवेलेबल फॉर यूज़। आपने रिसोर्स कंप्लीट किया और अवेलेबल भी है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द प्रोडक्ट वुड हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर्स।
लाइफ कितनी है उसकी? 7 ईयर्स है। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स हुए हैं: रिसर्च, डेवलपमेंट वर्क, ट्रेनिंग ऑफ प्रोडक्शन स्टाफ, कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन। कहते हैं जी ये जो है ना डेवलपमेंट वर्क ये इनकर्ड हुआ है आफ्टर ऑल क्राइटेरिया जो मीट हो गया है, जो आपका ऑल क्राइटेरिया मीट हुआ तब। तो ये इंपॉर्टेंट है बताना इसके लिए। तो साफ सीधी बात है, आपने बेशक उसकी प्रोडक्शन जो है डेवलपमेंट 1 जनवरी को शुरू की थी, और अब यकम अक्टूबर को वो क्या हुआ है, प्रोडक्ट के रिसोर्सेज कंप्लीट हुए हैं, अवेलेबल फॉर यूज़ पे है। तो अगर आप देखेंगे तो जो रिसर्च वर्क जो है वो तो हो गया एक्सपेंस आउट। और डेवलपमेंट वर्क की बात करें ये बीच में आएगा। ट्रेनिंग तो इसमें नहीं आएगी, एम्प्लॉयर ट्रेनिंग इसमें नहीं आएगी। और कॉस्ट ऑफ ट्रायल प्रोडक्शन जो है वो आएगी। तो आप इसे किसके ऊपर कैपिटलाइज करेंगे? आप इसको 9.8 के ऊपर जो है वो कैपिटलाइज कर रहे होंगे। और ये कंप्लीट हुआ था हमारा अक्टूबर में। तो अगर हम इसकी अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करें, 9.8 लाइफ कितनी है? 7। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 3 महीने की हम इसकी अमोर्टाइजेशन जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। उसके बाद है द राइट टू मैन्युफैक्चर अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट अंडर अ पेटेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years वर परचेज ऑन 1 March 2015 फॉर ₹17 million। ठीक है। द पेटेंट हैज़ एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल। आपने एक पेटेंट ली है 5 साल के लिए, उसकी लाइफ जो है वो क्या है? वो 10 साल है टोटल। आप 5 साल है। एंड देर इज़ नो एक्टिव मार्केट फॉर दिस ब्रांड, उसकी कोई एक्टिव ब्रांड मार्केट भी नहीं है। हाउएवर RI इज प्लानिंग टू लॉन्च एन एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन इन February 2016। अब आपने ब्रांड लिया और सॉरी, आपने राइट टू मैन्युफैक्चर अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट लिया है अंडर पेटेंट। ठीक है, एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है, फ्यूचर बेनिफिट्स जनरेट करेगा, आप इसको IS-38 में लेके जाएंगे। और कॉस्ट ऑफ पेटेंट जो है वो भी मैयर हो रही है, रिलायबली है कि भाई हमने कितने का लिया है? 17 मिलियन का। तो आप इसको क्या करेंगे? अपना एसेट ही बना रहे होंगे। अब इसकी लाइफ भी फाइनाइट है, उसके ऊपर करेंगे। अब 5 साल और 10 साल हम शॉर्टर ऑफ पे करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम इसको रिन्यू करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे, कुछ साइलेंट है। हम इसको शॉर्टर पे लेके चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 17 डिवाइडेड बाई 5। हमने लिया है कब? ये मार्च में। तो मार्च से लेकर दिसंबर तक 10 महीने बनते हैं। 10/12 करेंगे तो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी? अमोर्टाइजेशन आ रही होगी। उसके बाद है RI हैज़ एक्वायर्ड अ ब्रांड at a cost of rupees 2 million. The cost was incurred in the month of June. The brand life is expected to be 10 years. Currently, there is no active market for this brand. However, RI is planning to launch an aggressive marketing campaign in the February 2016। आपने ब्रांड एक्वायर किया है, आप इसको इंटेंजिबल के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज एक्विजिशन प्राइस जो है वो बड़ी रिलायबल है। और आप इसकी फिर अमोर्टाइजेशन जो है वो क्या कर रहे होंगे? वो आप इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे 10 साल के लिए है, तो आप इसे क्या करेंगे? अमोर्टाइज कर रहे होंगे। जून से कर लें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 माह की इसमें जो है वो क्या आएगी? अमोर्टाइजेशन आएगी। दैट इज़ क्वाइट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जितना हम डिस्कस करके आए हैं। उसके बाद है इन सितंबर 2014 ARI developed a new production process and capitalized it as an intangible asset at ₹7 million. The new process is expected to have an indefinite useful life. Life ही बहुत ज़्यादा है। RI incurred further development expenditures of 3 million on the new process, which meets the recognition criteria for capitalization of intangible assets. तो 7 पहले किया था, 3 बाद में किया, और 3 का उसने कहा है वो मीट कर रहा है, तो कैरिंग वैल्यू तो हो जाएगी इसकी 10। अब लाइफ इसकी इनडेफिनिट है, तो हम इसको अमोर्टाइज तो नहीं कर पाएंगे। हम इसकी इम्पेयरमेंट रिव्यू जो है वो क्या करेंगे? हर साल कर रहे हैं। क्लियर है ये आपको?